बैठिए। इधर खींचिए। क्या बोलिए। दोनों। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ऑनलाइन वाले कमांडो, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, शुरू किया जाएगा। कहता है उड़ीसा की प्रमुख खाने कौन कौन सी है। गुरु महेशानी कौन। बादाम पहाड़ी कौन। तो गुरु महेशानी और बादाम पहाड़ी, गुरु महेशानी और, तो गुरु महेशानी और बादाम पहाड़ी ध्यान रखिएगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन बताइए, गुरु महेशानी और बादाम पहाड़ी। तो गुरु महेशानी और बादाम पहाड़ी कहां पड़ता है बताइए, उड़ीसा। कहां पड़ता है, कौन कौन, गुरु महेशानी और, तो गुरु महेशानी और बादाम पहाड़ी का संबंध कहां से है, कहां। अच्छा बताइए बैला डीला कहां है, छत्तीसगढ़। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लोहा। इसके लिए, कौन सा, बैला डीला, कौन सा। तो प्रश्न है कि भाई बैला डीला कौन। तो बैला डीला की बात करेंगे तो बैला डीला कहां है बताओ तो, छत्तीसगढ़। कहां भाई, कौन सा। तो बैला डीला का संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़। कहां से, कौन सा, कौन सा। जबकि ध्यान रखिएगा, हमने बताया है कुंद्रेमुख। कौन सा, कुंद्रेमुख का संबंध कर्नाटक। कहां से, कौन सा। तो कुंद्रेमुख का संबंध कहां से, कर्नाटक। कहां से। अब बैला डीला छत्तीसगढ़, कहां पे। एक है बादाम पहाड़ी, कौन। तो बादाम पहाड़ी कहां है, उड़ीसा। और एक है बाबा बुदन की पहाड़ी, कौन। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है, कर्नाटक। कहां। अब बादाम पहाड़ी कहां, कहां। प्रश्न आ गया गुरु महेशानी कौन, उड़ीसा। कहां, वहीं पर है मयूरभंज, कौन। ये भी लोहा के लिए, किसके लिए, तो लोहा के लिए मयूरभंज कहां है, कहां, कहां। कंफर्म ना, ध्यान रखिएगा। हेलो, कुछ काम नहीं देगा। ये सब हम करते थे क्लास तीसरा चौथा में, बात समझे। ये आप कभी अनुभव किए हैं कि आप कंपटीशन के लिए आई हैं और जो काम कर रही हैं आप, वो जो काम आप कर रही हैं ना, वो क्लास 3 में लोग करता है। किस लिए, चाहे टीचर आता था तो पकड़ के ठोक देता था, तो डर से कि हाँ पटास पूरा किया था, हाँ सर कर लिए, जल्दी जल्दी लिख रहा है। वो बात है, इस सबसे कुछ नहीं होता है कंपटीशन में। कि जो आप लिख रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। कि जो सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा। सोचे नहीं है, हम इधर पढ़ा रहे हैं उधर लिखना लिख रही है। अरे न, हमरो बात मानो न भाई, हम हमरो बात मानो, नहीं होता है।
हम 100 बार बोलेंगे मानने तैयार है। ये कंपटीशन है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में अंतर ही नहीं पता चलता है। एक आपका एग्जामिनेशन है और दूसरा कंपटीशन है। तो आप कभी भी यहाँ आए हैं की कह के कंपटीशन, एग्जामिनेशन को लेकर आते हैं। एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप किए हैं, इंटर जब दिए होंगे तो उस समय क्या कहते होंगे कि हमारा एग्जाम है इंटर का। लेकिन अभी क्या कह के आते हैं कि हमारा कंपटीशन है। तीनों तीनों अलर्ट रहो, ध्यान दो। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम क्लास में याद करा देंगे भाई, जो पढ़ाएंगे वही आएगा 100% दावे के साथ। बात समझे? क्योंकि कुछ छोड़ेंगे तब ना पूछेगा इधर उधर से, तब हम पढ़ाइए देंगे, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। वो मास्टर कहता है कि नहीं उन्हें, हम उसी पर काम करेंगे जहां से संभावना है पूछने की। ध्यान दीजिएगा। गोवा की प्रमुख खाने स्थित हैं, तो गोवा की खाने हैं, सिर्फ याद रखिएगा सतारी कौन, अब पौड़ा कौन। तो सतारी और पौड़ा ये लोहा की खाने कहाँ हैं? गोवा में। कहाँ पे? अच्छा, गोवा में एक बंदरगाह भी है, मारमा गोवा। कौन है ना? नहीं लिखा, लिख लो। सतारी और पौड़ा ये दोनों लोहे की खान कहाँ है? गोवा में। कहाँ पे भाई? गोवा में। गोवा में लिखिए। हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर कमांडो। कहता है कि झारखंड, गौर कीजिएगा, कहता है कि झारखंड के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? रांची, धनबाद, हजारीबाग, सरायकेला, पलामू। ये सभी प्रमुख क्या हैं? खनिज उत्पादन। कौन उत्पादन बताओ? खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्पादन। ऐसे तो लगभग झारखंड में आपको खनिज मिल जाएगा, लेकिन ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। झारखंड में हमने कई बार बताया है कि झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड, ध्यान देना है, झारखंड प्यारे, झारखंड। झारखंड में आपसे पूछ सकता है सबसे पहला घाटशिला कौन सा? घाटशिला झारखंड में तांबा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? जादूगोड़ा। कौन सा? जादूगोड़ा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। किसके लिए? तो जादूगोड़ा किसके लिए? तो जादूगोड़ा किसके लिए? यूरेनियम। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कन्फर्म। नुआ मुंडी कौन? नुआ मुंडी याद रखिएगा, लोहा, मतलब लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए कौन? नुआ मुंडी। कौन? सबसे महत्वपूर्ण झरिया कौन? धनबाद डिस्ट्रिक्ट। किसके लिए? कोयला। किसके लिए? कौन सा? कौन? तो झरिया किसके लिए? इसके लिए कोयला के लिए। किसके लिए? कौन सा? कौन सा? तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कौन सा? कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कोडरमा कौन सा? कौन सा? अवरक के लिए। किसके लिए? कौन सा? और गिरिडीह कौन सा? कौन सा? गिरिडीह भी अवरक के लिए। किसके लिए भाई?
तो कोडरमा और गिरिडीह किसके लिए? अवरह के लिए। किसके लिए? कौन सा? कोडरमा और किसके लिए? अवरह के लिए। किसके लिए? कौन कौन? कोडरमा और कंफर्म, क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल कहता है कि महाराष्ट्र में लौह अयस्क की जो खाने हैं किन जिलों में है? चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा। चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा। ये लौह अयस्क की खाने कहां पे हैं? महाराष्ट्र। कहां पे? कहां पे? तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर कौन? रत्नागिरी कौन? भंडारा कौन? कहां पे? कहां पे? तो महाराष्ट्र में पहला कौन? चंद्रपुर के बाद, उसके बाद कन्फर्म, क्लियर। आगे आंध्र प्रदेश के कौन से जिले लौह अयस्क उत्पादक हैं भाई? करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल और कडप्पा। ये सारे के सारे याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। कहां पे? तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में करीमनगर कौन? वारंगल कौन? कुर्नूल कौन? और ये रौ हटा दीजिएगा, कडप्पा कौन? या यहां पर कुडप्पा भी कर सकते हैं क्योंकि कुडप्पा श्रेणी की ही चट्टान है। तो कुडप्पा याद रखेंगे। करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल और कुडप्पा ये सारे याद रखेंगे। लोहा के लिए कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहां पे? चलो भाई, तमिलनाडु। कहां पे? लौह अयस्क के लिए याद रखिएगा, ये है अन्नामलाई। कौन? कौन भाई? अन्नामलाई। कौन मलाई? अन्नामलाई पहाड़ी सेलम। अन्नामलाई पहाड़ी कहां? सेलम तमिलनाडु में पड़ता है। सेलम कहां पड़ता है? सेलम कहां पड़ता है? और यह है अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? कौन पहाड़ी? और फिर याद रखेंगे, याद कहता है याद पल्ली। कौन पल्ली? याद पल्ली या नीलगिरी। याद पल्ली और कौन? याद पल्ली और नीलगिरी। याद पल्ली और किसके लिए भाई? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? कन्फर्म ना? कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। कौन भाई? किसके उत्पादन में? मैग्नीज। किसके लिए? और मैग्नीज का प्रयोग लौह इस्पात के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो लौह इस्पात के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? तो मैग्नीज का ध्यान रखिएगा। मैग्नीज की अगर बात करेंगे तो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है लौह इस्पात के लिए। किसके लिए? और ध्यान रखिएगा, मैग्नीज एक महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है कालाहांडी। कौन सा? उड़ीसा। कहां पे? तो कालाहांडी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध कहां पड़ता है? कहां पे? कौन सा? कौन सा? कालाहांडी। कौन सा? और फिर याद रखिएगा बालाघाट। कौन सा? कौन सा? ये मध्य प्रदेश में। कहां पे? तो कालाहांडी कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? कौन सा? कौन सा? तो कालाहांडी कहां है भाई? उड़ीसा। कहां है? और बालाघाट कहां है? मध्य प्रदेश। बालाघाट कहां? तो बालाघाट का संबंध कहां से? कहां से? और कालाहांडी का संबंध उड़ीसा। कहां? और मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रयोग लौह इस्पात के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नेक्स्ट सवाल, मैग्नीज का मुख्य उपयोग किसमें होता है भाई? बताओ।
किसमें? तो याद रखिएगा मैग्नीज का प्रयोग मिश्र धातु, कौन धातु? जिसमें खास करके लौह इस्पात, कौन? तो बताइए इस्पात धातु है या मिश्र धातु? क्या है? तो लौह इस्पात बनाने के लिए हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किसका? कंफर्म ना? खत्म हो गया कीजिए। इधर सुनो भाई, ये चलिए तो ठीक है, हाँ रहने दीजिए। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। लीजिए, 100 के बाद ध्यान देंगे ऑनलाइन वाले यूट्यूब कमांडो। चलिए शुरू किया जाए। विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार किसके पास है बताइए? जिम्बाब्वे के बाद किसके बाद? तो ये संचित भंडार का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, संचित जो उसके पास जमा है, और प्रोडक्शन का मतलब जो उत्पादन होगा। तो संचित भंडार की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे के बाद किसके पास है? भारत। जिम्बाब्वे के बाद किसके पास? किसका भंडार? मैग्नीज। किसका? और मैग्नीज भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा उत्पादन करता है। कौन करता है? उड़ीसा। भारत में मैग्नीज उत्पादन का मुख्य क्षेत्र और राज्य आप कह सकते हैं पहला कौन बताइए? उड़ीसा। कौन? चलिए कमेंट कीजिएगा कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा। कौन? उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद किसका? मैग्नीज। किसका? तो मैग्नीज का उत्पादन में पहला कौन भाई? उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद। कन्फर्म? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे बात हम कर रहे हैं मैग्नीज का। किसका? तो मैग्नीज में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? उड़ीसा। क्लियर? रत्नागिरी में किस कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है? उच्च कोटि का। कहां पे भाई? रत्ना। और रत्नागिरी का संबंध है कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से? तो सीधा सवाल कि महाराष्ट्र। कहां भाई? तो रत्नागिरी का संबंध किस राज्य से? किस राज्य से?
और यहां पर उच्च कोटि का मैग्नीज मिलता है। कैसे कोटि का? तो उच्च कोटि का मैग्नीज का संबंध कहां से है? क्लियर? पहले का डाटा है 2007-8 में मैग्नीज के उत्पादन कितना था भाई? तो याद रखेंगे 2512,000 टन। 2000 याद रखेंगे 512,000 टन किसका उत्पादन था? तो ये डाटा याद रखेंगे, पुराना है, अपडेट भी आपको हम जैसे बनेगा तो आपको देंगे। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश का कौन सा बड़ा राज्य है? कौन? और सबसे बड़ा हमने अभी बताया था कौन? उड़ीसा। कौन? तो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। कौन? कौन? तो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन? 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 तो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? दूसरा दे रहा है, पहला कौन है? पहला उड़ीसा है और दूसरा मध्य प्रदेश है। यहां तीसरा दे रखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, तो ये काट कर यहां पर आपको दूसरा कर देना। पहला पर कौन बताए? उड़ीसा। पहला कौन और दूसरा कौन? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। भारत किन देशों को बॉक्साइड का निर्यात करता है? इटली, यूके, जर्मनी और जापान। मतलब एल्युमिनियम का। किसका भाई? तो एल्युमिनियम का निर्यात, किसका निर्यात बताइए? तो एल्युमिनियम का निर्यात भारत जो है इटली, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान। जर्मनी और किसका निर्यात? बॉक्साइड। बॉक्साइड का मतलब एल्युमिनियम। बॉक्साइड का मतलब, तो एल्युमिनियम का निर्यात करता है भारत इटली को। किसको? इंग्लैंड। किसको? जर्मनी, जापान। क्लियर? बॉक्साइड कहें तो आप ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम। तांबा का खनन एवं तथा प्रगलन का कार्य कौन सी कंपनी करती है बताइए तो? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर कौन भाई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तांबा जब खदानों से निकलता है तो उसको गलाकर तांबा को उपयोग के लिए बनाया जाता है और इसके लिए भारत सरकार की एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन कॉपर बताइए? तो तांबा खनन एवं प्रगलन कार्य मतलब गलाने का कार्य कौन सी कंपनी करती है बताइए? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जबकि तांबा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया भारत में कौन सा जा रहा है बताइए? खेतड़ी। कौन सा? कमेंट कीजिएगा। खेतड़ी कहां पड़ता? राजस्थान। कहां पे? और एक मैंने बताया था घाटशिला। कौन सा? कौन भाई? घाटशिला है कहां पे? झारखंड। कहां पे? और एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए माजल खंड। कौन सा? कौन सा? माजल खंड का संबंध है मध्य प्रदेश से। कहां से? तो तांबा खनन की बात करेंगे, तांबा खान की अगर बात करेंगे तो तांबा खान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खेतड़ी। कौन? चलिए यूट्यूब वाले, ऑनलाइन वाले बताएंगे खेतड़ी कहां पड़ता है, एक बार कमेंट कीजिएगा। खेतड़ी कहां है? राजस्थान। घाटशिला कहां? झारखंड। घाटशिला झारखंड। घाटशिला और माजल खंड कौन? माजल खंड कहां है भाई? कहां पे? मध्य प्रदेश। कहां पे? कौन सा? माजल खंड। कौन सा? तो माजल खंड का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से। कहां से भाई? कहता है कि चूना पत्थर का अन्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? इसके अलावा याद रखिएगा गुजरात। कौन? लेकिन भाई ध्यान दो, इसमें अरेंज हम करेंगे, इसमें अरेंज करेंगे चूना पत्थर में मध्य प्रदेश। कौन बताओ? अपडेट ध्यान रखना। मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश के बाद चूना पत्थर राजस्थान। कौन? कौन बताओ भाई?
राजस्थान। कौन सा? राजस्थान के बाद ध्यान रखिएगा चूना पत्थर गुजरात। कौन सा? कौन भाई? गुजरात। कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात के बाद महाराष्ट्र। कौन सा? कौन सा? कंफर्म ना? तो याद रखिएगा, आप 4 ऐड कीजिएगा। इसके अलावा याद रखेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा? अरे कौन भाई? तो ऊपर वाला ही लिखिएगा, मध्य प्रदेश। कौन? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? तो ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा किसका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? चूना पत्थर। कौन पत्थर? और चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उत्पादन। किसके लिए? तो सीमेंट उत्पादन के लिए किसका प्रयोग होता है बताइए तो सीमेंट उत्पादन। कौन उत्पादन बताइए? तो बताओ भाई, सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सा? चूना पत्थर। कौन पत्थर? और इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? तो चूना पत्थर में सीमेंट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। क्या? तो जिप्सम भी एक खनिज है। जिप्सम भी क्या है भाई? एक खनिज है। कौन? जिप्सम। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, शक्ति संसाधन क्या है? ऊर्जा का विभिन्न स्रोत से उपयोग। ऊर्जा का विभिन्न स्रोत से क्या उपयोग, क्या कहलाता है? शक्ति संसाधन। कौन संसाधन? अब देख भाई, शक्ति संसाधन में इधर सुनो, लिखो कहा? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या? किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना? अब हम ऊर्जा प्राप्त कहां से करते हैं? जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल आप समझें तो मनुष्य काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, या तो वो चावल से या तो रोटी से लेता है। ज्यादा मात्रा में यही ना है, चावल या तो चावल या रोटी कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत हैं मानव, है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से ऊर्जा के कई स्रोत हैं पृथ्वी पर, जिसका मनुष्य अपने तकनीक और अपने बुद्धि के प्रयोग से वर्तमान आप कह सकते हैं कि पिछले हजारों साल से लेकर अभी तक विकास करते गया और नए नए ऊर्जा का खोज करते गया। आज से 100 साल पहले सौर ऊर्जा नहीं होगा। आज से 5000 साल पहले ताप ऊर्जा नहीं होगा। आज से 2000 वर्ष पहले जल विद्युत ऊर्जा नहीं होगा। आज से 1000 साल पहले लगभग जो ऊर्जा भी हम यूज कर रहे हैं, बिजली नहीं होगा। कोयला से ऊर्जा नहीं उत्पादन हुआ होगा, यूरेनियम से नहीं हुआ होगा। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि उस समय भी ऊर्जा का स्रोत जैविक संसाधनों पर निर्भर होगा, और हमारे पूर्वज उस जैविक संसाधन में लकड़ी का प्रयोग करता होगा खाना बनाने के लिए हजारों साल पहले। लेकिन जैसे ही अब हम यहां तक पहुंचे हैं तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में हम ताप ऊर्जा, इसके अलावे एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताप ऊर्जा का मैंने अपने दिमाग और विकास से डेवलप किया। तो कहता है कि शक्ति संसाधन क्या है? तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से उपयोग। अब शक्ति या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला याद रखिएगा आपका आता है ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा बताओ? कौन ऊर्जा भाई? ताप ऊर्जा हमें प्राप्त होता है किससे बताइए तो? कोयला से। किससे? फिर है परमाणु ऊर्जा। कौन ऊर्जा बताओ? परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? यूरेनियम। किससे भाई? तो बताओ यूरेनियम से क्या प्राप्त होता? कौन ऊर्जा?
तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है किससे? यूरेनियम। किससे? किससे? कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? फिर याद रखिएगा, जल विद्युत ऊर्जा है कि नहीं? कौन सा? तो जल विद्युत ऊर्जा ध्यान रखिएगा, ये भी आपका जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फिर है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? बताओ भाई। सौर ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं प्रकाश से। कहां से? अरे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। और फिर है पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? बताइए, हम हवा से प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताइए कि पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत में पहला कौन है? ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा में बिजली का उत्पादन किससे? कोयला से। किससे? फिर है परमाणु ऊर्जा। कौन? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा जल से प्राप्त करते हैं। किससे? सौर ऊर्जा प्रकाश। और पवन ऊर्जा। तो बताइए, वर्तमान समय में इसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी के डेट में हम जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वो कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा में जो बिजली बनता है वो कोयला से बनता है। किससे बनता है? किससे? अरे ताप ऊर्जा में जो बिजली बनता है किससे? और इसीलिए ना मैं इसीलिए एनटीपीसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? तो एनटीपीसी से में जो बिजली बनता है वो किससे बनता है? कोयला से। किससे बनता है? जबकि परमाणु ऊर्जा। कौन ऊर्जा? एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर की बात करेंगे, रावत भाटा की बात करेंगे, कुडानकुलम की बात करेंगे, या कलपक्कम की बात करेंगे? चलिए बताइए आप लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन था? तारापुर है कहां पे? महाराष्ट्र। कहां पे? कौन सा? बताइए, यहां बिजली बनता है कि नहीं? तारापुर के बाद है कुडानकुलम। कौन सा? कुडानकुलम। कौन सा? तो कुडानकुलम की बात करेंगे तमिलनाडु। कहां पे? कहां पे? कौन सा? तो कुडानकुलम का संबंध कहां से? कहां से? कहां से? कहां से? कौन सा? कौन सा? तो कुडानकुलम का संबंध कहां से? कहां से? और एक है कलपक्कम। कौन? तो कलपक्कम का संबंध कहां से? कहां से? कहां से? कौन भाई? कौन? कौन? नरौरा। नाम सुने होंगे। कौन सा? नाम सुने हो ना? तो नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? यूपी। कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? अब फिर हम याद रखिएगा, जल विद्युत परियोजना। कौन? एक एक करके कई बार हम सुनाए हैं भी, लेकिन सुनेगा भूलेगा, वही याद रखेगा जो रोज अभ्यास में रहेगा। एक दिन सुनाने उनाने से कुछ नहीं होता। हमने आपको पढ़ाया था तुलबुल परियोजना। कौन? कभी सुनाए होंगे, पढ़ाए होंगे। तुलबुल परियोजना सतलज पर है। किस पर? गलत। झेलम। किस पर? तो तुलबुल परियोजना झेलम पर। किस पर? जबकि सलाल दुल्हस्ती बगलिहार। सलाल दुल्हस्ती। तो सलाल दुल्हस्ती और बगलिहार। सलाल दुल्हस्ती और सलाल दुल्हस्ती और सलाल दुल्हस्ती और ये तीनों परियोजना है चिनाब पर। किस पर? तो चिनाब पर कितनी परियोजना? 3। कितनी? 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 कन्फर्म? अरे वो दोनों, हमको लगता है कि पूर्व जन्म में दोनों गोतनी था क्या? बोलो न रे। इतना इमरजेंसी कौन कहानी दोनों चल रहा है बता।
तो एकरा में हमको देखेगा, हमसे सुनेगा, ये दोनों जो एकदम मुंह सटा के जो बतिया रहा है, हाँ? हाँ? हम सीरियस हो पूरा मूड पढ़ा रहे हैं, ये जो है दोनों एकदम सीरियस में बतिया रहा है, हाँ? इतना कौन इमरजेंसी है? इस तरह के कार्य अधिकतर अधिकतर देखते होंगे महिलाएं करती हैं। बच्चा रो रहा है और खिड़की से बतिया रही है ना, पगली पहले बच्चा चुप न कर। हाँ, ऐसा देखें कि नहीं देखें? दो गो महिलाएं मिल जाएगा, जैसे गोबर गोबर देखें ना आप लोग, गोबर से गोईठा बनाता है, गोबर ठोक लिया और उसके बाद जो 2.25 घंटा बतिया लिया, गोबर सूख भी गया, ओकर बाद फिर बोलेगा कि ठीक है जाते हैं, अस्थिर से फिर आएंगे तो बतियाएंगे, है ना? पगली अबरी तो कि तो 3.5 दिन तक बतियाते रहती, हाँ? तब तक बचवा रोते रोते घर में सो गया। वही हाल ही दोनों कर रहा है। ध्यान दो, इनकाउंटर एकदम कर देंगे। चलो प्यारे ध्यान रखना, तो नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? कन्फर्म ना? क्लियर? ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सीरियस होना भी, नौकरी लेने आए हैं, आज जान देने नहीं आए हैं, बस समझा? फुल रिलैक्स होके क्लास करो, है ना? चलो भाई ध्यान दो, कहता है कि शक्ति संसाधन का उपयोग कब से हो रहा है? आदिकाल। कहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो याद रखेंगे शक्ति का प्रयोग, किसका प्रयोग भाई? तो शक्ति का प्रयोग याद रखेंगे कब से हो रहा है? आदिकाल से हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से बदल गया भाई? कहता है औद्योगिक क्रांति के बाद ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार बदल गया? तो ऊर्जा का उपयोग व्यापक क्षेत्र में होने लगा। व्यापक क्षेत्र में क्या होने लगा? तो ऊर्जा का उपयोग व्यापक क्षेत्र में होने लगा। ऊर्जा का उपयोग प्यारे व्यापक क्षेत्र में क्या होने लगा? अब समझिए क्या है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 16वीं सदी। कौन सदी बताइए? तो 16वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई? कहां पे? कहां पे? जब ध्यान रखिएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो बड़े पैमाने पर इंग्लैंड और यूरोप के देश कच्चे माल को लेकर दुनिया भर के जगहों और देशों को अपने उपनिवेश में लिया, जिसमें भारत भी इंग्लैंड के उपनिवेश रहा। और ध्यान रखिएगा कि जब बड़े पैमाने पर मशीनीकरण बढ़ा तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा के नए नए खोज हुए, क्योंकि उस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा का, जैसे ध्यान रखिएगा वर्तमान समय की बात करेंगे और आज से 30 साल पहले जाएंगे। 30 साल पहले खाना नॉर्मल पूरे भारत में हमको लगता है गांव में 30 साल पहले लकड़ी पर बनता था, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, अब ध्यान रखेंगे ऊर्जा के नए स्रोत आ गए। एलपीजी आ गए कि नहीं आ गए? क्या आ गए? एलपीजी आ गया। और अभी पूरे भारत में रसोई में एलपीजी का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है ना? बड़े पैमाने पर आज से 100 साल पहले जाएंगे तो इतने मोटरसाइकिल, इतने गाड़ी नहीं होंगे, है ना? तो बैलगाड़ी था। अब बैलगाड़ी भी का उपयोग होता था, घोड़ा गाड़ी होता था, रथ होता था।
आधुनिक समय में अभी देखेंगे बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का गाड़ी चल रहा है। अब जब पेट्रोल और कोयला से रिलेटेड ध्यान रखेंगे ऊर्जा, लगभग लगभग दुनिया के अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसका भी एंड हो जाएगा, तो नए ऊर्जा की खोज की ओर दुनिया बढ़ गया और बड़े पैमाने पर अब सौर ऊर्जा पर बात चल रहा है। किस ऊर्जा पर? किस ऊर्जा पर? और ये भविष्य का ऊर्जा होगा। कैसा ऊर्जा होगा? कैसा ऊर्जा होगा? कौन सा? कौन सा? तो सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये भविष्य का ऊर्जा। कौन ऊर्जा भाई? कौन ऊर्जा? तो औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर याद रखिएगा जो ऊर्जा बढ़ा वो था ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा भाई? और ताप ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? तो ताप ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का उपयोग फिलहाल दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दुनिया के 60 से 70% ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो ताप और किससे होता है? परमाणु। ताप और किससे? अब बताइए, ताप ऊर्जा में बिजली उत्पादन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कोयला। किसका? 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 जबकि याद रखिएगा परमाणु। कौन सा? परमाणु में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम। किसका? तो परमाणु में किसका? परमाणु में, परमाणु में कन्फर्म, क्लियर ना? तो आज का सेशन
हेलो। कल कहाँ तक थे हम लोग? है, यहीं से करना है। चलिए। इससे पीछे वाला हो गया था। ये बता दिए थे। चलिए, लोजपा का नाम सुने हैं ना? रामविलास पासवान वाला ना। तो ये था रे। यही जोश कायम रखना ऑल टाइम। समझा कि नहीं? खतरनाक भाई। सन 2000 ईस्वी में जो है वो रामविलास पासवान कहा जाता है कि जनता दल में थे ये, और जनता दल से ये हट के 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान और इनके भाई, वही भाई, हाँ, तो कहा जाता है कि भाई साहब दिल्ली में वो नया पार्टी बनता है, और वही पार्टी जो है वो लोजपा के नाम से विख्यात हुआ। तो लोजपा पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी तुम्हारा? 2000 ईस्वी में, रामविलास पासवान के द्वारा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आ ही गया है। लोजपा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? रामविलास पासवान ने। है, आइए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव ना। 1992, 1992। साइकिल छाप। अच्छा, लोजपा का छाप पूछ रहे थे क्या आप लोग? है, हेलीकॉप्टर न है, झोपड़ी छाप है, घर टाइप का है, समझे? और इनका छाप क्या है? साइकिल। आरजेडी का, आरजेडी का लालटेन ना। आरजेडी की स्थापना कब हुई थी? 1997। चलो, जदयू का कौन छाप रे? तीर छाप ना। चलिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम की भी कहा जाता है, 1973 में। शिबू सोरेन का नाम सुने हैं? शिबू सोरेन ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किए थे, लिख लीजिएगा, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनके साथ एक और थे, विनोद बिहारी महतो, उनका भी नाम लिख लीजिएगा, विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन,
विनोद बिहारी महतो। कब किया गया था? 1973 में। मेन कौन थे इसमें? शिबू सोरेन थे। अभी वो है ना एगो सोरेन साहब रे, क्या नाम है? हेमंत सोरेन गए थे अंदरो, लेकिन चलिए आगे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या समस्या होती। देखो इसमें तो चलिए लिख दिया है सामाजिक असमानता, लेकिन असमानता आपको बिहेवियरली दिखेगा। लोकतंत्र में सैद्धांतिक बातें बहुत कही गई है। जैसे में फॉर एग्जांपल कोई भी लोकतांत्रिक देश उठा के देखिए, हम लोग प्रस्तावने स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को बहुत तरीके से बनाना चाहते हैं। भारत को पहला क्या बनाए? संपूर्ण प्रभुत्व न, उसके बाद क्या बनाए? समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक और उसके बाद गणराज। कहते हैं ना, तो बनाने हेतु एवं इनके समस्त नागरिकों को कई प्रकार का न्याय देते हैं? 3 प्रकार का ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक रूप में जो ये 3 न्याय का बात किया गया है, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का या राजनीतिक न्याय का, व्यवहारिक रूप में लगता है कि है? नहीं है। व्यवहारिक रूप में आपको नहीं, सैद्धांतिक रूप में दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमको मुखिया के पद से खड़ा होना हो तो हमको कोई खड़ा नहीं होने देगा। हमको यदि विधायक के पद से खड़ा होना हो तो हमको खड़ा नहीं होने देगा। जो विधायक के पद के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए, और वो मेरे अंदर है, तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। लोकसभा में जाने के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम भारत के नागरिक हैं और मेरा उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल, तो 25 साल है तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? अभी थोड़ा सोचिए कि आपके ग्रामीण इलाका में या आपके पंचायत में एक नॉर्मल इंसान खड़ा हो जाए मुखिया के पद से। कभी देखे हैं कि नॉर्मल इंसान यदि मुखिया के पद से खड़ा हो तो जीता हो? कभी नहीं जीतेगा। कहा कि चला भारत है ही, सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों का बात करते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा है तो पावर है। और हम बता रहे हैं आप जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई साहब, हम लोग यदि गलियाते हैं किसी नेता को तो उसको मत गलियाइए, अपने आप को गलियाइए। काहे कि वो लोग मदारी है और हम लोग बंदर हैं। वो लोग जैसे जैसे नचाता है हम लोग नाचते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर। और पता नहीं हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर के भी चीज समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो समस्या हर जगह आपको दिखाई देगा। समाज में आप देखिए, आर्थिक रूप से हम बता रहे हैं, यदि आप अपने पड़ोसी से थोड़ा सा भी पैसा के मामले में कम है, या आपका आर्थिक जो व्यवस्था है, जो आपका आर्थिक रूप है, वो यदि कमजोर है आप आर्थिक रूप से, तो आपसे ऊपर वाले जो लोग होंगे वो ऑल टाइम आप पे दबाव बना करके रखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो व्यवहारिक रूप में यदि आप देखिएगा तो व्यवहारिक रूप में हर एक जगह समस्या है। और इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा था, एडम स्मिथ पूंजीवाद का जनक कहा जाता है? पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने कहा कि फ्री में बांटो ही मत, फ्री में बांटोगे तो दिक्कत होगा। और फ्री में खाने वाले को यदि एक बार आदत पकड़वा दिए तो रोज फ्री में बैठ के सोचेगा कि हमको मिलता रहे। इससे बेटर है कि पूरा का पूरा समाजवादी को ही समाप्त करो और जो है पूंजीवाद को लेके आओ। यदि आप योग्य हैं और आपकी योग्यता को यदि पहचाना जाए
तो आपके योग्यता के अनुसार आपको हर चीज मिलना चाहिए और उसमें सरकार का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो उसमें कहता है कि सरकार का, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। सारा कुछ मार्केट पे छोड़ दो, बाजार पे छोड़ दो, बाजार जैसे चलाएगा वैसे चलने दो। और जैसे ही सरकार इंटरफेयर किया मतलब वहां पे कुछ ना कुछ भेदभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भारत में या भारत जैसे विश्व के कई देशों में एक समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे हालांकि लिखा हुआ है सामाजिक असमानता, लिख लीजिए। भारत में कुछ ज्यादा ही सूट करता है सामाजिक असमानता, इसको लिख लीजिएगा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या समस्या है, तो तुम्हारा सामाजिक असमानता। अब ध्यान से समझिएगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो भाई साहब किसका रे? जनता की सहभागिता ना, जनता की सहभागिता। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ना। ये किनका कहना था? किनका कहना था? लोकतंत्र का तो बढ़िया परिभाषा यही है। तो भाई साहब तो अच्छा लोकतंत्र वही होगा जहां जनता की सहभागिता होगी, जहां जनता जो है पार्टिसिपेट करेंगे और जनता को चुनने का अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। और भाई साहब जहां पे जनता के द्वारा तंत्र चला है, जहां लोगों के द्वारा तंत्र चला है, वो देश ऑल टाइम या वो क्षेत्र कह सकते हैं जहां जनता की सहभागिता होगी, वहां पे हर एक चीज आपके स्वतंत्रता के अनुसार होगा। लेकिन हाँ, उतना भी स्वतंत्रता नहीं जिसका आप मनमानापन प्रयोग कर सके। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता असीमित नहीं है। लोगों का भागीदारी रहेगा, लोगों को सब कुछ दिया जाएगा लोकतंत्र में, लेकिन संविधान के दायरे में दिया जाएगा। जैसे आपको कहा गया कि आपको आने जाने का अधिकार है, आप भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में आपको घूमना पे रोक लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? लगा था ना। आपको घूमने का अधिकार है, आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। इसका मतलब ही थोड़ी है कि आप हथियार लेके सम्मेलन करिएगा, तो उस पे आप पे रोक लग सकती है। तो लोकतंत्र सही है, लोकतंत्र जहां पे जन जन का सहभागिता हो, जहां लोगों का सहभागिता हो, वहां पे एक अच्छा लोकतंत्र होगा और वही एक अच्छी लोकतंत्र की क्या होती है? विशेषता होती है। अब आगे देखिएगा, कहता है कि लोकतांत्रिक शासन की प्राथमिकता क्या होती है? तो भाई साहब विश्वसनीयता और पारदर्शिता। एक इसमें और जोड़ लीजिएगा, जवाबदेहिता। जवाबदेहिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। लिखे, अरे हम YouTube को देख लें। चलिए हम क्या बोले कि लोकतंत्र शासन की प्राथमिकता क्या क्या होना चाहिए? एक तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया पारदर्शिता होना चाहिए, कि यदि पारदर्शिता नहीं रहा, और देखिए इसका बहुत सारा उदाहरण भारत में मिलेगा। जैसे अब कोई चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि तुम अपना पूरा ब्यौरा दो, हम चेक करेंगे कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम कितने संपत्ति के मालिक हो, तुम्हारे ऊपर कितना केस चल रहा है, ताकि ये दिखाया जाए। या आज से साल डेढ़ साल पहले जाइए तो पहले क्या होता था, हर एक पार्टी को फंडिंग मिलती थी, आज भी मिलती है फंडिंग। आज से 2-3 दिन पहले ही इस फंडिंग को जो है वो पब्लिकली किया गया है कि किस पार्टी को कितना फंडिंग मिला है। तो क्या हुआ था, तो इससे पिछला बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जब फंडिंग दी गई थी तो फंडिंग को गुप्त रखा गया था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि नहीं, फंडिंग को पब्लिकली करो, फंडिंग को दिखाओ, भारत के जनता को दिखाओ कि किस पार्टी को कितना फंडिंग मिला है।
और जब तक ही नहीं दिखेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि किस पार्टी को कितना आ रहा है, कौन पार्टी कितना चुरा रहा है, कौन कितना घपला कर रहा है। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एसबीआई को, स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक को करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा कि देखिए ऐसा 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 ऐसा, इतना पार्टी को इतना फंडिंग हुआ, इतना पार्टी को इतना फंडिंग हुआ। तो एक पारदर्शिता यदि रहेगी किसी भी देश की लोकतंत्र व्यवस्था में, तो पारदर्शिता जो है एक अच्छा लोकतंत्र को दर्शाता है। और उतना ही जरूरी है पारदर्शिता के साथ जवाबदेहिता, यानी यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा आप में, सिंपल सी बात है कि यदि आप हमको कहीं चुन के भेजिएगा, तो यदि आप हमको कहीं चुन के भेजिएगा तो कुछ ना कुछ आपके मन में है, तब ना आप हमको चुने हैं। और यदि हम अपने जवाबदेह से या जो आप सोच करके हमको चुने हैं और उससे अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज नहीं है, मेरे अंदर कोई भी जवाबदेहिता नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा लोकतंत्र में जो है वो जवाबदेह भी होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा लोकतंत्र जो है वो विश्वसनीयता को बताता है, पारदर्शिता को बताता है और जवाबदेहिता को बताता है। समझ आ रहा है यहां तक? अब आगे देखिएगा, कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? कितनी थी? 10%। कितनी थी तुम्हारा? 10%। लिखे कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? अरे 15वीं लोकसभा चुनाव हम ये कहते हैं ना, मेरा मानना ये है कि देश से बाहर चल जाओ। सही बता रहे फिर 9 कर रहे रे, 14 ना। तुम लोग देश के निवासी हो ही नहीं सकते। आगे आइए। अरे 15वीं लोकसभा में मोदी जी पहली बार बने थे तो बाप। बिहार में विधानसभा कई को चुनाव हुआ है अभी तक? अच्छा, बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? नहीं पता है? बिहार में पहली बार हुआ था 1952 में ना। बड़ा कष्ट होता है कि आप लोग, आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या घोषणा की गई है? बहुत सारा घोषणा किया गया है। और एससीईआरटी में जो लिखल है, क्या लिखल है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन इसमें और लिखिए, लिखिएगा, संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में भारत को संप्रभु सॉवरीन जिसको कहते हैं, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणराज्य बताया गया है। समाजवाद शुरू में था क्या? समाजवाद शुरू में था? प्रस्तावना के शुरू में था?
नहीं ना रे, क्या मां संविधान संशोधन 42वां ना 1900 काई गो शब्द जोड़ा गया था, काई गो, 3 गो ना। पहला 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 समाजवाद ना, दूसरा दूसरा पंथ निरपेक्ष ना, धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया या पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ना। और तीसरा तीसरा अखंडता ना। बोलेगा किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है? किस केस में कहा गया था कि अंग नहीं है? बेरूबारी ना। किस केस में कहा गया था? बेरूबारी ना। अब बेरूबारी केस कहीं आया था? 1900। बेरूबारी केस में जो है, बेरूबारी वाद में जो कब आया था? 1960 में। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। और पूछिएगा कि भाई साहब किसमें कहा गया था कि है, तो क्या बोलिएगा? किसमें कहा गया था? केशवानंद। केशवानंद भारती केस कब आया था? केशवानंद भारती केस 1973 ना। और बोलेगा इसमें कहा गया था कि संविधान का भाग यानी अंग है। और इसमें यह भी कहा गया था कि प्रस्तावना को या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये भी पूछेगा कि किस अधिनियम में कहा गया था, यानी किस केस में कहा गया था? तो केशवानंद भारती में। और आज तक संसद ने कई बार संशोधन किया है? एक बार। कई बार किया है? एक बार। कौन था? 42वां ना, 1976। कई गो शब्द जोड़ा गया? 3 गो। कई गो जोड़ा गया? 3 गो ना। पहला क्या बोले? समाजवाद। पहला क्या बोले? समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष ना। और तीसरा अखंडता ना। अखंडता बोले तो इंटीग्रिटी, अखंडता। लिखे। बोलेगा कि भारत का अभी तक सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की जो सुनवाई हुई है वो किस केस में हुई है? केशवानंद भारती केस में ना। कितना जज? और पूछेगा कि इसका जो है इस समय केशवानंद भारती केस में तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? SM सिकरी। कौन थे तुम्हारा? SM सिकरी साहब थे। अभी तक का सबसे ज्यादा जजों का बेंच जो है वो केशवानंद भारती वाला ही है, 13 जजों का बेंच। लिखें। आगे बढ़े। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि राज्य के लिए कोई विशेष धर्म नहीं होगा। अब देखिए यही अंतर है। कोई कहेगा कि राज्य जो है, राज्य का मतलब यहां सरकार, राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत के राजनीतिक सिद्धांत देखिएगा तो ये गलत शब्द है। भारत में राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप करेगा, अमेरिका में नहीं करता है। अमेरिका में और भारत में यही अंतर होता है। कई आपको शिक्षक भी बता देंगे कि राज्य जो है वो भारत के किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 पढ़िएगा तो ठीक है, लिखा हुआ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा बट एक पार्टिकुलर धर्म को लेकर के नहीं चलेगा। समझ आ रहा है हमारे कहने का मतलब?
हर एक धर्म में, अरे धर्म में हस्तक्षेप किया तब ना, अब ये हम तुरंत एग्जांपल दिए कि धर्म में हस्तक्षेप किया तब ना कोरोना के दौरान आपको मंदिर जाने पे रोक लगा दिया था। अरे मंदिर जाने पे रोक लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। तो भाई साहब लगा, तो इसका मतलब है कि राज्य धर्म के नाम पर हस्तक्षेप करेगा भारत में। यहां शक्ति का पृथककरण का सिद्धांत भारत में है, अमेरिका जैसा ही है। यहां पे भी शक्ति का पृथककरण सिद्धांत चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल चलता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के साथ साथ भारत में चेक एंड बैलेंस का भी थ्योरी चलता है। चेक एंड बैलेंस का थ्योरी का मतलब ये हो गया कि ठीक है, सरकार का 3 अंग है, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। लेकिन विधायिका यदि अपना पावर का मिसयूज करेगा तो न्यायपालिका उसको दबा देगा। समझ आ रहा है हमारी बात? यदि न्यायपालिका अपना पावर का यदि ज्यादा मिसयूज करेगा तो विधायिका दबा देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस का थ्योरी कहते हैं। तो भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन भारत में सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक एंड बैलेंस का भी थ्योरी है। और यही कारण है कि भारत में राज्य जो है यानी सरकार जो है वो आपके धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, ये हस्तक्षेप करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके धर्म को जबरदस्ती छीन लेगा या आपको ये बोलेगा कि नहीं तुम हिंदू हो तो मुस्लिम हो जाओ, और मुस्लिम हो तो हिंदू हो जाओ। ऐसा नहीं है, काहे कि आपका धर्म का स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 25-28 में ना काय गो अधिकार है? अरे मौलिक अधिकार काय गो? 6 गो। काय गो अधिकार है? पहला समता है। पहला कौन सा? पहला। दूसरा काय गो अधिकार बोलेगा? 6 गो। पहला कौन सा? समता। दूसरा तीसरा शोषण के विरुद्ध ना, शोषण के चौथा धर्म का ना, धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा संस्कृति और शिक्षा। और छठा संस्कृति और शिक्षा। और छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचार ना। और बोलेगा कि हमको ये बताइए कि समता जो है वो कितना से कितना तक, क्या बोलिएगा? 14 से स्वतंत्रता, 19 से शोषण के विरुद्ध, 23 और धर्म रे, 25 से और संस्कृति और शिक्षा, 29 और 31 हट गया ना, 31 संपत्ति था ना, हटा दिया गया। बचा कौन सा? 32। अब 32 कौन सा? संवैधानिक उपचार। तो जब 25 पढ़ते हैं आप लोग धर्म की स्वतंत्रता में, तो 25 और 26 में थोड़ा सा ही अंतर है। 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकार देता है आपको, अंतःकरण मानने का देता है, आचरण करने का देता है, आपको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का देता है, लेकिन अंतःकरण का देता है। अब ध्यान से समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। बोला ठीक है, बोला अंतःकरण या आचरण करने का मेरा है, मेरा मन है, हमको विश्वास है कि भाई साहब हमको नहीं मानना है भगवान शिव को, हमको मानना है भगवान विष्णु को, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। आपका मन है आप भाई साहब विष्णु भगवान को ही मानिए। हमको यदि मन है कि हम बजरंगबली को सिर्फ माने, हमको कोई नहीं बोलेगा कि भाई साहब तुम इसी को काहे मान रहे हो। या हमको मन है कि हम अपना धर्म चेंज कर ले, हम किसी और धर्म को अपना ले, हमको कोई नहीं रोक सकता है। ना मेरा माँ बाप रोक सकता है, ना मेरा समाज रोक सकता है, ना सरकार रोक सकती है, सिवाय एक आदमी का, वो है मेरा मन। मेरा मन यदि कह दिया तो भाई साहब कह दिया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती करेगा हमको, कि मुस्लिम को बोलेगा तुम हिंदू बन जाओ, हिंदू को बोलेगा तुम मुस्लिम बन जाओ, ऐसा कहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं। लेकिन एक बात समझिएगा, हम बोले ठीक है आपको मानने का अधिकार है, आचरण करने का भी अधिकार है। आप देखिए होंगे, अरे मेरा मन है हम सूत के प्रणाम करें, मेरा मन है हम घोलटते घोलटते प्रणाम करें, हमको मेरा आचरण है, हमको कोई नहीं रोक सकता है, मेरा जैसा मन होगा। अब इसमें बोलेगा कि नहीं प्रणाम करने का ई तरीका, हम मारेंगे ओकरा, ई तरीका नहीं है, हम मेरा मन होता। अरे छठ उठ में नहीं दिया जाता है सूत के हो, दंड प्रणाम कहते हैं ना उसको, वो भी तो एक आचरण हुआ, ये हमको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन
रोक सकता है। और रोकेगा कौन? सरकार। राज्य रोक देगा। और राज्य क्यों रोकेगा? तो बोलेगा संविधान के दायरे से यदि आप बाहर जाइएगा तब हम आपके धर्म को पे रोक लगा देंगे। ठीक है, आप घर में मानिए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। आप बोलिएगा कि आपको धर्म मानने का अधिकार है, आप बजरंगबली के मंदिरे में जाकर के पूजा करिएगा, तो हम आपके मंदिर जाने पे रोक लगा देंगे, यदि समाज के हित में यदि नहीं रहा तो। और देखो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम फिर बोल रहे, कोविड था, लॉकडाउन लगा, मंदिर जाने पे रोक लगा दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। तो भारत में राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यहां जो पंथ निरपेक्ष यहां पे हम लोग देखे, वो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां पे पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े हो। अब चलिए, अब जब आगे देखिएगा तो भारत ने शासन प्रणाली कहां से अपनाया? ब्रिटेन से। कहां से अपनाया? ब्रिटेन से। देखिए एगो ट्रिक बता देते हैं, जहां पे भी एक शब्द मिल जाए, संसद, ये संसद शब्द जहां पे भी मिले, 99.9% चांस रहेगा कि सारा का सारा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनवाद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनवाद बोले तो दो गो हाउस ना, एगो अपर हाउस और दूसर लोअर हाउस। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा और लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। तो ये जो दो सदनवाद है ये तुम्हारा कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, है कि नहीं हो? संसदीय सर्वोच्चता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो जहां जहां आपको संसद देखने को मिलेगा, विधि का शासन कहां से? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता कहां से? ब्रिटेन से। तो सारा का सारा आपको ब्रिटेन से देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ प्रोविजन है जो अलग दिखेगा, जैसे एकल नागरिकता भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अरे भारत में नागरिकता दोहरी है, ये एकल एकल है ना। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और चूंकि हम लोग को आदत पड़ गया ना, तो देखो जिसका आदत पड़ जाता है उससे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इंग्लैंड वाला का आदत पड़ा हम लोगों को, सब दिन रहा, और यहीं पे भाई साहब 250-300 साल रहेगा। तो धीरे, अब जैसे हम एक सबसे मस्त एग्जांपल देते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो फोर व्हीलर में जो स्टीयरिंग रहता है हम लोग को राइट साइड रहता है या लेफ्ट साइड रहता है? राइट साइड रहता है ना। लेकिन अमेरिका जाइए, उधर किधर मिलेगा? लेफ्ट मिलेगा। तो जब व्हीकल एक्ट बन रहा था तो बोला कि नहीं, जकर आदत पड़ल है ओकरे नियम रखो। आदत पड़ल था इंग्लैंड वाला का, और इंग्लैंड का व्हीकल एक्ट देखिए, उन लोग का भी स्टीयरिंग किधर रहता है? राइट साइड रहता है। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, अरे क्या अब सब दिन जिसके साथ रह गया मन करेगा छोड़ने का? हो नहीं ना। चलो आगे बढ़े। 98 नंबर देखो क्या कह रहा है, किन देशों में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टंप की तरह होते हैं? रबर स्टंप मतलब समझा? नहीं समझा? हम समझ रहे हैं, झूठे से जी सर। रबर स्टंप का मतलब देखो क्या होता है। अच्छा, कोई जब सब कुछ हो जाता है तो एगो नहीं ठप्पा मार देता है स्टंप रे, एज लाइक अ रबर स्टंप। यही मोहर जकरा कहता है कि मोहर मार देना। अब ध्यान से समझिएगा, ये रबर स्टंप राष्ट्रपति को ही क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है कि ये, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछले है मेंस में, और बीपीएससी में भी दिया हुआ है कि क्या कारण है कि किसी भी देश के अध्यक्ष को, या किसी भी नहीं, भारत के उपलक्ष्य में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप कहा जाए या नहीं कहा जाए। क्या आप इससे सहमत है? टिप्पणी कीजिए। 250 शब्द में आंसर दिया था लिखने के लिए। देखिए एक बात समझाते हैं, दो गो आदमी होता है, और हम बार बार एक दिन और समझाए थे। एगो होता है संसदीय प्रणाली और एगो होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। एगो होता है संसदीय प्रणाली और एगो होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली।
या इसी को जो है राष्ट्रपति प्रणाली भी कह देते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली भी कह देते हैं। दोनों में अंतर है। देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए क्या अंतर है। जब संसदीय प्रणाली को देखिएगा, तो संसदीय प्रणाली को देखिएगा तो जब किसी देश का या जब किसी क्षेत्र का एक ही आदमी मान लो एक कलुआ, और एक ही आदमी सरकार का भी मालिक रहे और वही आदमी पूरे देश का भी मालिक रहे, तो जब पूरा का पूरा पावर एक ही आदमी के पास रहे तो वैसा प्रणाली जो होता है उसको कहा जाता है कौन सा प्रणाली? अध्यक्षात्मक प्रणाली। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए को देखिए या रसिया को देखिए। अब एक चीज हमको बताइए, सरकार का भी मालिक डोनाल्ड ट्रंप ही है ना? और देश का भी मालिक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो जब एक ही व्यक्ति देश का भी मालिक रहे और वही व्यक्ति सरकार का भी मालिक रहे तो वैसे प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली कहा जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति देश का मालिक रहे और दूसरा व्यक्ति सरकार का मालिक रहे तो ऐसे देश में जो प्रणाली चलती है वो कैसा प्रणाली चलती है? संसदीय। कैसा चलती है? संसदीय। जैसे भारत को देख लीजिए, और भारत को देखिए तो देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब यहां पे देखिए, तुमसे पूछेगा कि संवैधानिक शक्ति, यदि आपसे पूछेगा कि संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री, तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रपति को है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? किसके पास है? प्रधानमंत्री। लेकिन अब देखिए क्यों हम रबर स्टंप बोल रहे हैं। यहां पे सारा का सारा पावर जो है तुम्हारा प्रधानमंत्री के पास है, हर चीज प्रधानमंत्री के पास रहेगा। और आप अनुच्छेद 74 पढ़िएगा। अनुच्छेद 74 में कहता है, आर्टिकल 74 में यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, यानी हेल्प एंड एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति यानी किसके सलाह से काम कर रहा है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन है? इसका मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। सिंपल सी बात है तुम्हारा। अब मान लो कि हम राष्ट्रपति हैं, तुम इधर वाला लोकसभा हो गया, इधर वाला राज्यसभा हो गया, और भाई साहब तुम कोई बिल बना के लाया, इधर से इधर भेजा, यो पास कर दिया, हमरा बोलेगा है सीधा स्टंप मार दो, बस हो गया, मतलब एगो मोहर मार दो। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप कहना सबसे बेवकूफी है। भारत का राष्ट्रपति रबर स्टंप नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी ऐसी शक्ति मिली हुई है जो आप सोच तक नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं, पॉकेट वीटो। वीटो का नाम सुने हैं ना? पॉकेट वीटो। अरे राजीव गांधी को पानी पिला दिया था भाई। ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुने हैं? पानी पिला दिया। राजीव गांधी का हम देखना नहीं चाहते, बोला तोरा हम देखेंगे कैसे। एगो आया डाकघर अधिनियम, और डाकघर अधिनियम जब आया तो उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो इसीलिए डाकघर अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम में ये कहा जा रहा था, पहले तो फोन उन था नहीं तुम्हारा चला, तो पहले तो लेटर चिट्ठी उठी लिखा जाता था तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह। तो बोला कि शक के आधार पे जो है वो जो पोस्टल वाला जो आएगा उसको चेक किया जा सकता है। अब जब लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, तब ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके पास जब गया तो बोला ये तो गड़बड़ बात है। अब चिट्ठी को तुम पढ़ लेगा, पता नहीं के कैसन बात लिखल होगा चिट्ठी में, इसका मतलब उसका तो प्राइवेसी का तुम हनन कर रहा है। अब प्राइवेसी का हनन कर रहा है मतलब मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। अब भाई साहब कोई प्रेम पत्र लिख ले होगा तो तुमको कौन हक बनता है दूसरे का प्रेम पत्र लिख तुमको पढ़ने का शक के आधार पे। और ज्ञानी जैल सिंह का वैसे भी पटता नहीं था तुम्हारा राजीव गांधी से। और ज्ञानी जैल सिंह सोचे कि यदि हम विचार करने के लिए भेजेंगे अब फिर दोबारा भेजा तब तो हमको साइन करना पड़ेगा, तो भाई साहब इससे बेटर है कि पुर्जवा को मोर और पॉकेटवा में रख ले। अब पॉकेट वीटो ये कहता है कि भाई साहब जैसे ही पॉकेट में मोड़ लिया, और कोई समय सीमा नहीं है, पॉकेट में मोड़ लिया
अब तुम कुछ हो बोलते रहो, इसमें न हाँ बोलता है न बोलता है, बस आए क्या बोल रहा है आए, बस इतने चलते रहता है। और बाद में कहा जाता है कि राजीव गांधी ज्ञानी जैल सिंह से पागल हो गए थे कि भाई साहब देखना नहीं चाहते थे। तो भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारा पावर है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को जो है आप या क्षमा याचना का ध्यान से देख लीजिए, क्षमादान करने की शक्ति है ना। फांसी पे सिंगल एगो आदमी बचा सकता है तुमको, कौन बचा सकता है? सुप्रीम कोर्ट भले कितनो बड़ा अपराध हो, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत सुबह 4 बजे इसको फांसी की सजा मिलेगी। 3 बजे मान लीजिए कि सुबह 3 बजे राष्ट्रपति के पास वो चल गया उसका लेटर, और यदि राष्ट्रपति अपने विचार के लिए रख लिया तुरंत रोक लग जाएगा। नहीं, अभी राष्ट्रपति विचार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमारा ऑर्डर, बोला तोहर ऑर्डर गया खेत में। मतलब अभी राष्ट्रपति विचार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट यो नहीं कहेगा कि आप हमको 2 दिन में विचार करके बताइए या 5 दिन में विचार करके बता, हमारे मन है हम रख ले रहेंगे, हम जब तक विचार करें, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन मतलब भारत के राष्ट्रपति को पावर है कि नहीं है? पावर। तो क्या भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टंप कहना सही है? नहीं है। लेकिन भाई साहब विश्व में ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहां पे तुमको वहां के रबर स्टंप कह सकते, जैसे तुम्हारा कौन, ब्रिटेन, कौन सा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। समझ आ गया? लिख लीजिएगा, लिख लिया? आज यहीं तक छोड़े क्या? अरे हमार 4 क्वेश्चन चला 1 घंटा के बराबर होगा। क्या चाहता है, वन लाइनर पढ़ा दे कि डीप में पढ़ाएं? वन लाइनर चाहता था हम अभी तुरंत पढ़ा देते, तब अभी छोड़ दो हमको। ऑनलाइन वाला समझ आया कि नहीं हो?